तो बच्चों कल हमने 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है उसको डिटेल से पढ़ा। उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, किस बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। फिर हम आयनिक सॉलिड्स को डिटेल से पढ़ेंगे, आयनिक सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड को डिटेल से डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। तो जो क्लासिफिकेशन की जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस के ऊपर या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कह लो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बेस के ऊपर करते हैं। 4 किस्म के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं: आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स के अंदर आयंस के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। यानी आयनिक सॉलिड के अंदर जो आयंस आपस में हेल्ड होते हैं वो किन फोर्सेस के थ्रू होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू। जो चार्जेस के दरमियान, ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर न्यूट्रल एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। यानी जो चीज़ एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। थ्रू आउट द स्ट्रक्चर कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। यानी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे वीक फोर्सेस होती हैं जिनको हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस में डाइपोल फोर्सेस भी आ जाती हैं, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो उन फोर्सेस के थ्रू जो सॉलिड्स जो आपस में जुड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स, उन सॉलिड्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यानी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं लेकिन किन फोर्सेस के थ्रू जुड़े होते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू। और लास्ट में मेटालिक सॉलिड्स, इनमें स्पेशल किस्म का बॉन्ड होता है, उसको हम मेटालिक बॉन्ड ही कहते हैं। तो ये मेटालिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम इनकी कुछ और एक आध फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है आयनिक सॉलिड्स का। इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कोवलेंट सॉलिड्स की भी अगर 2 टाइप्स होती हैं, 3 डिमेंशनल होते हैं और लेयर्ड होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम जनरली बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं क्योंकि इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और कोवलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वैन डर वाल फोर्सेस, मॉलिक्यूलर सॉलिड में वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं और वैन डर वाल फोर्सेस इन तीनों से बहुत वीक हैं, तो इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज 3। मेटालिक बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मेटल्स के दरमियान, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इनमें सबसे वीक चूँकि वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, और इन तीनों का कंपेरेबल होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो डेंसिटी इन सॉलिड्स की, आयनिक सॉलिड्स की ज़्यादा होगी। आयंस क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस तरह से कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जो पैकिंग होती है एटम्स की वो क्लोज पैकिंग होती है, लेकिन इसके मुकाबले में थोड़े लेस डेंसर होते हैं, डेंसिटी इनकी भी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ये भी काफ़ी डेंस होते हैं। इस तरह से अगर इनकी डेंसिटी की बात की जाए, चूँकि ये फोर्सेस वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू दीज फोर्सेस, तो इनकी डेंसिटी कम होती है। और अगर हम मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो इनकी जो डेंसिटी है वो भी मेटालिक बॉन्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें एक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की डेंसिटी के बाद, हार्डनेस, चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। इस तरह से जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं वो भी बहुत हार्ड होते हैं, स्पेशली जो 3 डिमेंशनल
कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, लाइक डायमंड जो हार्डेस्ट जो है वो मटेरियल है। इस तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनकी हार्डनेस कम होती है, सॉफ्ट होते हैं, हार्डनेस ज़रा कम होती है, सॉफ्ट होते हैं क्योंकि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। और इनकी जो मेटेलिक सॉलिड्स है ये भी आपको पता है बहुत हार्ड होती हैं, तो इनकी हार्डनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये जो मैंने आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ये इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं। इन तीनों में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, आयनिक सॉलिड्स के अंदर, कोवलेंट और मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, तो इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनके ऑपोजिट होती हैं, जस्ट ऑपोजिट होती हैं। वेरी करता रहता है, लेकिन जनरल मैंने आपको एक ट्रेंड बताया है कि किस तरह इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बेसिक इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछे तो आप इनको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बेस के ऊपर कंपेयर करके बता सकते हैं। चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आयनिक सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। आयनिक सॉलिड्स आपको पता है कैसे बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। जब ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से आयनिक सॉलिड्स बनते हैं। डिफाइन भी हम इनको ऐसे ही करते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम यूँ लिखते हैं कि इन आयनिक सॉलिड्स आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो आयंस हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हेल्ड होते हैं। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ये आपस में अटैच होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। सीजियम क्लोराइड, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इस तरह ढेरों मसाले हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं जो ऑपोजिट आयंस के आपस में मिलने से बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में हेल्ड होते हैं। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट। अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशंस की बात करें तो ये हमेशा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये हमेशा किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये कभी भी लिक्विड या गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें डेंसिटी की, हार्डनेस की और मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, हार्डनेस भी ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट। स्पेशली अगर हम इनकी डेंसिटी को डिस्कस करें तो ये बहुत डेंस होते हैं। क्यों डेंस होते हैं? क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एक सोडियम आयन पड़ा हुआ है तो ये सोडियम आयन अपने इर्द गिर्द फील्ड जनरेट कर लेता है। यानी कोई भी नेगेटिव आयन अगर इसके करीब आएगा तो वो उस फील्ड को महसूस करेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर सेम आयन आएगा तो जाहिर बात है रिपेल होगा। तो इसके इर्द गिर्द जब क्लोराइड आयन आते हैं तो वो हर डायरेक्शन से इसके इर्द गिर्द आके जमा हो सकते हैं, हर डायरेक्शन से। मैक्सिमम 6 क्लोराइड आयन इसके इर्द गिर्द आके जमा हो सकते हैं। तो चूँकि ये नॉन डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन से आके नेगेटिव आयन इसके साथ अटैच हो सकता है। इस तरह से अगर एक क्लोराइड पड़ा होगा तो क्लोराइड भी अपने इर्द गिर्द फील्ड जनरेट करेगा। इस फील्ड की वजह से सोडियम आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो सोडियम आयन किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। मैक्सिमम 6 सोडियम आयन इसके इर्द गिर्द आ सकते हैं। क्योंकि ये जो आयनिक बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से आयंस की जो पैकिंग है वो बहुत क्लोज होती है। आयंस क्लोजली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं। क्योंकि आयंस करीब करीब होते हैं इसलिए मास ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। और जितना मास ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? मास पर वॉल्यूम। तो क्लोज पैकिंग की वजह से मास ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है। मास ज़्यादा होने की वजह से या वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये डेंस होते हैं जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आयनिक सॉलिड्स के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फार्मूला यूनिट का। इनको हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, इनके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्यों कहा जाता है, ये रीज़न यहीं पे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। जो मॉलिक्यूल होता है हम कहते हैं वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें स्पेसिफिक है कि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का। H2SO4 का मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, 1 सल्फ़र का होगा और 4 ऑक्सीजन के होंगे, यानी फिक्स्ड रेशियो में एटम आपस में अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, 1 क्लोराइड के इर्द गिर्द 1 सोडियम भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 मैक्सिमम 6 तक हो सकते हैं। क्योंकि रेशियो फिक्स्ड नहीं है इसलिए फिर हम इनके लिए मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला का। हम कहते हैं ये NaCl का फार्मूला है या सीजियम क्लोराइड का फार्मूला है या फार्मूला यूनिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला यूनिट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल नहीं कहा जाता बल्कि क्या कहा जाता है, फार्मूला यूनिट। अगर हम आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो इनका रेडियस रेशियो पे डिपेंड करता है। जो इनका स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेडियस रेशियो पे। अब रेडियस रेशियो निकालते कैसे हैं, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, ऊपर रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन लिखेंगे, नीचे लिखेंगे रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। जो भी इनके रेडियस की वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करेंगे। अगर 2 आयनिक सॉलिड्स की रेडियस रेशियो की वैल्यू सेम है तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। जो स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेडियस रेशियो पे। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन रेडियस रेशियो। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन इसको हम लिखते हैं R पॉजिटिव, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन इसको हम लिखते हैं R नेगेटिव। डिवाइड करो, अगर 2 आयनिक सॉलिड्स के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब है कि उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड हैव सेम स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब। क्यों सेम स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इनकी रेडियस रेशियो की वैल्यू सेम होती है। सोडियम पॉजिटिव यानी रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन ये होता है तकरीबन 0.95 पाइकोमीटर, और क्लोराइड नेगेटिव, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन ये होता है 1.81 अप्रॉक्सीमेटली पाइकोमीटर। अब रेडियस रेशियो निकालनी है तो रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन 0.95, रेडियस ऑफ नेगेटिव 1.81, तो ये बनता है 0.54। 0.54 इसका भी रेडियस रेशियो कितना बनता है, 0.54। दोनों का रेडियस रेशियो सेम है तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा। इस तरह से अगर हम NaCl और सीजियम क्लोराइड को कंपेयर करें, अब इनकी रेडियस रेशियो की वैल्यू डिफरेंट है। इसकी 0 बनती है 54 और इसकी बनती है 0.9 समथिंग 90 या 9 समथिंग बनती है। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर 2 आयनिक सॉलिड्स को हमने कंपेयर करके बताना हो कि इनका स्ट्रक्चर सेम होगा या डिफरेंट होगा तो हम उनकी रेडियस रेशियो निकालेंगे। रेडियस रेशियो अगर सेम आ रही है तो स्ट्रक्चर सेम, अगर रेडियस रेशियो डिफरेंट आ रही है तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। रेडियस रेशियो के बाद अगला हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है इनकी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ये तो बहुत ही सिंपल है। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, मोस्टली आयनिक सॉलिड्स वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल नहीं होते।
कुछ आयनिक सॉलिड्स ऐसे हैं जो वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होते, और डिफरेंस की वजह से होता है हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी का डिफरेंस की वजह से, वो किसी सेपरेट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर पोलर होता है और ये आयनिक इन नेचर है, और आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पांचवा पॉइंट, तो छठा पॉइंट, तो छठा पॉइंट है हमारे पास ब्रिटलनेस। जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो हाईली ब्रिटल होते हैं, वो हाईली ब्रिटल। अब ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटलनेस का मतलब है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने के ऊपर वो फ़ौरन टूट जाए, तो इस फिनोमिना को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। यानी रबर की तरह उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, फोर्स अप्लाई करने पर वो टूट जाता है। अब ये ब्रिटलनेस की वजह क्या है? हमें पता है कि आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो आयन्स हैं वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। सपोज ये पॉजिटिव आयन की लेयर है, ये एक पॉजिटिव आयन की लेयर है। पॉजिटिव आयन की लेयर के नीचे कौन से आयन होंगे? नेगेटिव, सॉरी, ये पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अगर एक आयन पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इस तरह से पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह ऑपोजिट आयन्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ऑपोजिट आयन्स। तो ये मैंने 3 लेयर्स बना दी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप ओवर करती हैं। मिसाल के तौर पे एक लेयर इधर को स्लिप करेगी, दूसरी लेयर इधर को स्लिप करेगी। इस स्लिप होने की वजह से होता क्या है कि जो सेम आयन्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ गया। जब ये लेयर्स मूव करेंगे, ये पॉजिटिव इधर को मूव करेगा, ये पॉजिटिव के सामने आ जाएगा, और ये नेगेटिव जो होगा ये नेगेटिव के सामने आ जाएगा। जहाँ से ये आयन्स एक दूसरे के आमने सामने आएंगे वहाँ से क्या होगी? रिपल्शन। और उस रिपल्शन के नतीजे में जो आयनिक सॉलिड होगा फ़ौरन यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हाईली ब्रिटल होते हैं। फोर्स अप्लाई करने पर वो फ़ौरन ब्रेक कर जाते हैं, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने पर लेयर्स स्लिप करती हैं। जब लेयर्स आयन्स की स्लिप करती हैं तो सेम आयन्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, रिपल्शन होती है। उस रिपल्शन के नतीजे में ये फ़ौरन वहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम कंडक्शन की बात करें, कंडक्शन, आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते। सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर। क्योंकि कंडक्शंस के लिए आयन्स का मूव करना लाजमी है। अब सॉलिड फॉर्म में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लो ये आयन्स मूव नहीं करेंगे। जब तक आयन्स की मूवमेंट नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी, तो ये आयन्स मूव नहीं करते, इसलिए सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं करते। हाँ, अलबत्ता अगर हम इनका सोल्यूशन बना दें, इनको मॉल्टन फॉर्म में ले जाएं, पिघली हुई हालत में, या वाटर में डिज़ोल्व कर दें, तो फिर ये कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। मॉल्टन फॉर्म के अंदर, इन मॉल्टन फॉर्म, पिघली हुई हालत के अंदर कंडक्ट करते हैं, या किस फॉर्म के अंदर? सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर। सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर ये क्या होते हैं? कंडक्टर। क्योंकि इस फॉर्म के अंदर जो आयन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। आयन्स सेपरेट हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, सॉल्वेशन की वजह से या मॉल्टन फॉर्म में जाने की वजह से। तो ये आयन्स जो है ये इजीली मूव कर सकते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव आयन जो होगा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जब मूवमेंट होगी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये मॉल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन की फॉर्म में कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म के अंदर कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड फॉर्म के अंदर इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती
है और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो आयंस हैं वो मूव नहीं कर सकते। और लास्ट में एक पॉइंट और है, अगर हम उस पॉइंट की बात करें तो जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो यूजली फास्ट होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर के अंदर डालेंगे, आयंस अलग अलग हो जाएंगे, फ़ौरन रिएक्शन हो जाएगा। जो कोवलेंट रिएक्शंस होते हैं वो यूजली स्लो होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स ही आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना शो करते हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ा भी था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको बताई। फिज़िकल स्टेट का याद रखना है, डेंसिटी का मैंने आपको डिटेल से डिस्कस किया कि क्यों ये ज़्यादा डेंस होते हैं, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। क्यों फार्मूला यूनिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए, वो भी मैंने आपको बताया। स्ट्रक्चर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेडियस रेशियो पे। सॉल्युबिलिटी का भी बता दिया, ब्रिटलनेस का भी बता दिया, कंडक्शन के बारे में बता दिया। तो इस तरह के आप 10-12 पॉइंट जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड को। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपने उसको गौर से देखना है। पहले कुछ मेन बातें इसके बारे में समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड के बारे में। अगर हम साइज़ ऑफ आयन की बात करें, साइज़ ऑफ आयन की बात करें तो सोडियम क्लोराइड के अंदर दो किस्म के आयन्स होते हैं, सोडियम आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, और दूसरा कौन सा होता है, क्लोराइड नेगेटिव आयन। अब साइज़ इनका इसका होता है 95 पाइकोमीटर सोडियम पॉजिटिव आयन का, और क्लोराइड आयन का 1.81 पाइकोमीटर। इसका मतलब है 0.95। इसका मतलब है कि जो सोडियम आयन है वो स्मॉलर होता है एज़ कंपेयर टू क्लोराइड आयन। सोडियम आयन इज़ स्मॉलर एज़ कंपेयर टू क्लोराइड आयन। नेक्स्ट, अगर हम इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक आयन के इर्द गिर्द कितने ऑपोजिट आयन्स जमा हैं, उसको जमा हो सकते हैं मैक्सिमम, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये लास्ट पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सोडियम अगर आयन पड़ा हो तो इसके इर्द गिर्द मैक्सिमम 6 क्लोराइड आयन आ सकते हैं, 6 क्लोराइड आयन जमा हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। इस तरह से अगर एक क्लोराइड पड़ा हो तो क्लोराइड के इर्द गिर्द भी मैक्सिमम 6 सोडियम आयन जो है वो जमा हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 सोडियम पॉजिटिव आयन जमा हो सकते हैं। तो दोनों का, सोडियम आयन का और क्लोराइड आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। एक आयन के इर्द गिर्द कितने ऑपोजिट आयन जमा हो सकते हैं, कितने ऑपोजिट आयन आ सकते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, किसी भी डायरेक्शन से ऑपोजिट आयन आ सकता है, तो मैक्सिमम इतने आयन्स जमा हो सकते हैं इर्द गिर्द, इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोथ सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि सोडियम पॉजिटिव आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोराइड नेगेटिव आयन में, तो सोडियम में न्यूट्रल फॉर्म में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, 11 से कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल फॉर्म में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऐड कर दो नेगेटिव हो जाएगा, क्लोराइड नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हमने कर ली। अब इसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन आयंस, डिस्टेंस बिटवीन आयंस यानी आयंस के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन आयंस, आयंस के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। हमें पता है कि इनकी जो अरेंजमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह होती है, इस लिहाज से होती है। अगर हम सेम आयंस की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोराइड पड़ा है, यहाँ पे क्लोराइड पड़ा है, इस क्लोराइड से इस क्लोराइड का जो डिस्टेंस है, इस तरह से यहाँ पे एक क्लोराइड पड़ा है,
यहाँ पे एक क्लोराइड पड़ा है, इस क्लोराइड से इस क्लोराइड का डिस्टेंस, इस क्लोराइड से इस क्लोराइड, इस क्लोराइड से इस क्लोराइड का डिस्टेंस ये सेम होगा, ये होता है 5.63 एंगस्ट्रॉम। 5.63 यानी सेम आइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होता है 5.63। इस तरह से अगर सोडियम पड़ा है, यहाँ पे एक सोडियम पड़ा है, ये भी सेम आइंस है, तो इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा 5.63 एंगस्ट्रॉम। अब इनके दरमियान में आएगा पॉजिटिव आइन, यहाँ पे एक सोडियम पॉजिटिव पड़ा होगा, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव। तो जो ऑपोजिट आइन का डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए जस्ट हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑपोजिट आइंस के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 2.81 अप्रॉक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम। ये ऑपोजिट आइंस के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। सेम आइंस के दरमियान डिस्टेंस 5.63 एंगस्ट्रॉम और ऑपोजिट आइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करो। तो ऑपोजिट आइंस, यहाँ पे क्लोराइड पड़ा हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2.81 एंगस्ट्रॉम। अब हम निकालते हैं कि सोडियम क्लोराइड के पर यूनिट सेल कितने फार्मूला यूनिट्स मौजूद होते हैं। हमें पता है कि बहुत से यूनिट सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो पूरी लेटेस बनती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि अगर हम एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लें तो हमें पूरी लेटेस की प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता है। तो हमने एक यूनिट सेल में निकाल लेना है कि कितने सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स मौजूद हो सकते हैं, तो हमें हर यूनिट सेल का पता चल जाएगा। अगर हमें टोटल लेटेस के यूनिट सेल पता है तो हम उसकी मदद से फिर टोटल लेटेस के अंदर भी निकाल सकते हैं कितने फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं। सिर्फ हमें एक यूनिट सेल की कैलकुलेशन करनी है। तो ये जहन में रखना है, जो कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं वो एक यूनिट सेल के लिए करने जा रहे हैं। तो क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, जो इसका ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जो क्रिस्टलाइन शेप होती है, फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब। अब इस फेस सेंटर्ड क्यूब के अंदर जो क्लोराइड आइन है वो लेटस बनाते हैं। जो यूजली नेगेटिव आइंस होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं तो वो लेटस बनाते हैं। लेटस बनाने का मतलब है कि कॉर्नर के ऊपर जो है वो क्लोराइड आइंस होते हैं, 8 के 8 कॉर्नर्स के ऊपर, 8 के 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्लोराइड आइन होते हैं। इस तरह से नीचे वाले 4 कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे भी क्लोराइड, यहाँ पे भी क्लोराइड, और हर फेज पे भी एक क्लोराइड होता है। हर फेज पे टोटल 6 फेजेस हैं। ये वाला फेज ऊपर वाला, यहाँ पे भी क्लोराइड नेगेटिव, ये वाला फेज यहाँ पे भी क्लोराइड नेगेटिव, ये वाला फेज यहाँ पे भी, ये नीचे वाला फेज यहाँ पे भी, एक बैक वाला जो फेज है उस पे भी क्लोराइड नेगेटिव होगा, और एक फ्रंट वाला जो फेज है उस पे भी क्या होगा, क्लोराइड नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं कि जो नेगेटिव आइंस हैं वो लेटस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे हम फेस सेंटर्ड क्यूब कहते हैं, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो सोडियम क्लोराइड का जो क्यूब होता है वो कौन सा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब। अब हमने पर यूनिट सेल पहले कैलकुलेट कर लेना है कि पर यूनिट सेल कितने क्लोराइड आइन आ सकते हैं। जितने क्लोराइड आएंगे उतने ही सोडियम आएंगे। सोडियम की भी बाद में कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन पहले हम क्लोराइड के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अपने रूम से ही इसे अज्यूम कर लो कि हर कॉर्नर के ऊपर एक क्लोराइड आइन पड़ा हुआ है। अब हमने ये देखना है कि एक कॉर्नर को कितने और रूम्स शेयर कर रहे हैं, कितने और यूनिट सेल उसको शेयर कर रहे हैं। अगर ये एक कॉर्नर है तो इस एक कॉर्नर को 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे होते हैं। एक कॉर्नर को कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे होते हैं, 8 यूनिट सेल। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक क्लोराइड आइन पड़ा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड 2 डायमेंशनल है, वैसे ये एटम जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो एक क्लोराइड आइन यहाँ पे पड़ा है, इस क्लोराइड आइन की कैसे डिवीजन होगी इस कॉर्नर के ऊपर, ये इस एक कॉर्नर के ऊपर इस क्लोराइड आइन की कैसे डिवीजन होगी। एक रूम ये, एक यूनिट सेल ये दूसरा यूनिट सेल, इसके बाद ये तीसरा यूनिट सेल, ठीक है, तीसरा यूनिट सेल ये वाला, और ये चौथा यूनिट सेल। ये 2 डायमेंशनल है, ये 4 यूनिट सेल, यानी इस क्लोराइड आइन के कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से।
इस तरह से जो 4 यूनिट सेल होंगे वो इसके ऊपर भी होंगे, 4 ये वाले यूनिट सेल और 4 यूनिट सेल इसके ऊपर या इसके नीचे भी होंगे, वो भी इस एक क्लोराइड को शेयर कर रहे होंगे। बॉल की मदद से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये एक बॉल है, ये एक क्लोराइड आयन है। अब आप अज्यूम करो कि इसके सेंटर में, बिल्कुल बॉल के सेंटर में, मिडल में कॉर्नर है, उस कॉर्नर के ऊपर ये बॉल पड़ी हुई है। अब उस कॉर्नर को कितने क्यूब्स शेयर कर सकते हैं, कितने क्यूब्स शेयर कर सकते हैं? 2 इधर वाले क्यूब बिल्कुल दरमियान में, यहाँ से एक इधर वाला एक इधर वाला क्यूब, इस तरह पीछे आ जाओ, एक इधर वाला क्यूब एक इधर वाला क्यूब, 4 यूनिट सेल ये हो गए। अब ऊपर की तरफ आ जाओ, नीचे वाला हिस्सा हाफ नीचे चला गया, हाफ ऊपर आ गया। जिस पैटर्न में नीचे 4 यूनिट सेल हैं उसी पैटर्न में ऊपर भी 4 यूनिट सेल होंगे। ऊपर आ जाओ, 2 सामने वाले यूनिट सेल, 2 पीछे वाले, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी 2 सामने वाले यूनिट सेल, 2 पीछे वाले। तो ये एक क्लोराइड आयन है, ये टोटल 8 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। हर एक यूनिट सेल को इसका एक एक हिस्सा मिल जाएगा। यानी अगर हम इस एक कॉर्नर की बात करें तो इस एक कॉर्नर से क्लोराइड कितना आता है? 1/8। कितना आता है? 1/8। इस कॉर्नर से भी कितना आएगा? 1/8, ठीक है। हर कॉर्नर 8-8 क्यूब्स के साथ शेयर है, 8-8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर है, तो हर कॉर्नर से 1/8 आता जाएगा इस यूनिट सेल के हिस्से में। यहाँ से भी 1/8, 1/8, हर कॉर्नर से 1/8। तो अब हम टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल 8 कॉर्नर है। इन 8 कॉर्नर को मिला के इस एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने क्लोराइड आते हैं? तो 1/8 को 8 टाइम्स ऐड कर लो, क्योंकि 8 टोटल कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर से 1/8 आ रहा है, तो 8 टाइम्स इसको ऐड कर लो, 6, 7 और ये 8। इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8/8 इज इक्वल टू 1 क्लोराइड। इसका मतलब है कि टोटल 8 कॉर्नर से मिला के 1 क्लोराइड आयन आता है इस एक यूनिट सेल के हिस्से में। इस ऐसे कह लो कि एक हमारे पास चपाती है, एक रोटी है, उसको खाने वाले 8 बंदे हैं, तो उसको हमने 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सेम यही हो रहा है। हर कॉर्नर पे 1 क्लोराइड आयन पड़ा है, लेकिन उसको शेयर करने वाले 8 यूनिट सेल हैं। तो हर एक के हिस्से में कितना हिस्सा आएगा? 1/8। हर कॉर्नर से 1/8 आता जाएगा। उनको ऐड कर लो तो कितने क्लोराइड आयन बन जाएंगे? 1 क्लोराइड आयन। यानी कॉर्नर से 1 क्लोराइड आयन टोटल आता है इस एक यूनिट सेल के हिस्से में। ये हमने कॉर्नर की कैलकुलेशन की। अब कॉर्नर के बाद हम फेजेस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फेज़ को समझना आसान है। ये फेज़ है दीवार, टोटल 6 फेजेस होते हैं। ये मैंने पहले बता रखा है आपको, क्यूब के 6 फेजेस होते हैं। ये दीवार इस यूनिट सेल को और इससे जो पीछे वाला कमरा है उस यूनिट सेल को शेयर कर रही है। अगर इसके दरमियान में एक क्लोराइड आयन पड़ा हुआ है तो वो आधा इस क्यूब के हिस्से में आ जाएगा, इस यूनिट सेल के हिस्से में, आधा उसके हिस्से में चला जाएगा। हम इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। आधा यहाँ से, आधा उस फेज़ से, आधा उस फेज़ से, आधा इस फेज़ से, आधा ऊपर वाले फेज़ से और आधा नीचे वाले फेज़ से। टोटल 6 फेजेस होते हैं, तो हर फेज़ से हाफ हाफ आएगा। ये बाल है, दरमियान से इसके फेज़ गुजर रहा है, तो आधा हिस्सा इसका इस यूनिट सेल में आ जाएगा, आधा हिस्सा दूसरे यूनिट सेल में। तो हम एक यूनिट सेल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम उसी लिहाज से देखेंगे फेजेस के ऊपर इसकी क्या कैलकुलेशन बनती है। हर फेज़ से कितना आ रहा है? 1/2 हाफ आ रहा है। टोटल 6 फेजेस हैं, तो 1/2 को 6 टाइम्स ऐड कर दो। 6 टाइम्स इसे ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 6/2 इज इक्वल टू 3 क्लोराइड। तो ये क्लोराइड आयन की कैलकुलेशन आ गई। इनको ऐड कर दो, 3 + 1 टोटल 4 क्लोराइड एक यूनिट सेल के हिस्से में। एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने क्लोराइड आते हैं? 4 क्लोराइड। अब अगर 4 क्लोराइड है तो 4 ही सोडियम होंगे, उसकी कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। इन क्लोराइड्स के दरमियान में यहाँ पे एजिस के ऊपर सोडियम आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन, उसको रेड बना देता हूँ। एजिस के ऊपर कौन से आयंस होंगे? पॉजिटिव आयंस। 4 ऊपर वाले एजिस, ये 4 नीचे वाले एजिस, और 4 ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वो वाले एजिस। ठीक है, टोटल 12 एजिस हो गए।
और एक जो है वो सोडियम आयन बिल्कुल रूम के या उस यूनिट सेल के दरमियान में होता है, जो सिर्फ उसी यूनिट सेल का होता है। तो एक यहाँ पे दरमियान में होता है, ये मिडल समझ लो, दरमियान में पड़ा हुआ है। तो ये जो मिडल वाला है ये तो इसी यूनिट सेल का है, ये कहीं पे शेयर नहीं हो रहा, ये तो पूरे का पूरा इसी यूनिट सेल का है। ये जो एजेस वाले हैं ये शेयर हो रहे हैं। अब आप ज़रा खुद सोचो कि इस एक एज को कितने क्यूब शेयर कर रहे होंगे, इस एक एज को कितने क्यूब शेयर कर रहे होंगे, यहीं से खुद अंदाज़ा लगाओ। ये एक एज है, ये एक यूनिट सेल, इसके साथ वाला यूनिट सेल और दो इसके ऊपर, अगर इससे ऊपर चले जाएं तो दो इससे ऊपर यूनिट सेल, टोटल 4 यूनिट सेल एक एज को टोटल 4 यूनिट सेल शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो एज पे सोडियम आयन पड़ा हुआ है उस सोडियम को कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, 4। चूँकि 4 शेयर कर रहे हैं तो इसके हिस्से में, एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा, 1/4। तो एक के हिस्से में 1/4 आ रहा है। टोटल कितने एजेस हैं, 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 आ जाएगा, 3 सोडियम। हर एज से 1/4 आया, टोटल 12 एजेस हैं। तो 12 एजेस से कितने आ गए, टोटल 3 सोडियम पॉजिटिव। और एक बिल्कुल दरमियान में पड़ा हुआ है जो इसी यूनिट सेल का है, वो किसी और का नहीं है, तो वो 3 + 1 उसको ऐड कर दो, टोटल कितने बन गए, 4 सोडियम। तो जितने क्लोराइड है उतने ही सोडियम है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक यूनिट सेल की अगर हम बात करें, एक यूनिट सेल में NaCl के हम कहते हैं 4 फार्मूला यूनिट्स होते हैं, 4 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। उम्मीद है कि जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। बोर्ड 2 डायमेंशनल होता है और ये 3 डायमेंशनल होता है स्ट्रक्चर, तो समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। दोनों की मैंने कैलकुलेशन बता दी, क्लोराइड आइंस की भी कैलकुलेशन बता दी और सोडियम आयन की भी। अगर आपको इस एक यूनिट सेल का पता चल गया तो आप पूरी लेटेस के अंदर निकाल सकते हैं कि कितने उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक पूरी लेटेस है, उस लेटेस के अंदर जो इस तरह के यूनिट सेल्स हैं वो 20 यूनिट सेल हैं। तो उन 20 यूनिट सेल्स के अंदर बताओ कितने टोटल फार्मूला यूनिट्स होंगे NaCl के। तो एक का आपको अगर पता है, एक में 4 होते हैं तो 20 में आप निकाल सकते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करो तो टोटल 80 फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और लास्ट में जो चीज़ मैंने आपसे कही थी, लेटेस एनर्जी, लेटेस एनर्जी क्या होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको कन्वे कर दिया कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, आप भी अपने तौर पे इसको कोशिश कीजिएगा, खुद समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे कॉर्नर से निकालते हैं, कैसे फेजेस से निकालते हैं, ठीक है, कैसे एजिस से निकालते हैं, कौन सा आइन, जो आइन एजिस के ऊपर, जो आइन कॉर्नर के ऊपर होता है वही फेजेस के ऊपर होता है, और जो आइन एजिस पर होता है वो बॉडी के सेंटर में भी होता है। तो आप खुद इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, खुद समझने। एक दफ़ा आपको समझ में आ गया तो फिर ये भूलेगा नहीं, फिर ये याद रहता है। तो लेटेस एनर्जी क्या होती है, लेटेस एनर्जी, जब कोई भी लेटेस बनती है, जब कोई भी लेटेस बनती है, आयनिक जो आइंस हैं आपस में कंबाइन होते हैं, गैसियस आइंस कंबाइन होकर लेटेस बनाते हैं। उस लेटेस के बनने के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को लेटेस एनर्जी कहते हैं। लेटेस का लफ्ज़ यूजली सॉलिड्स के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड गैसियस आइन और 1 मोल ऑफ क्लोराइड नेगेटिव गैसियस आइन। आइंस जो है वो गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, अगर गैसियस फॉर्म में नहीं होंगे तो उसको लेटेस एनर्जी नहीं कहेंगे। लेटेस एनर्जी को हम डिफ़ाइन ही ऐसे करते हैं कि जब आइंस गैसियस फॉर्म में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाते हैं। इस दौरान जो हीट रिलीज़ होती है उसको हम लेटेस एनर्जी कहते हैं। तो हीट रिलीज़ को हम डेल्टा H से शो करते हैं, डेल्टा H लेटेस लिख देते हैं, इसको इंथाल्पी चेंज कहते हैं, पढ़ा हुआ है हमने। ये होता है -787 किलो जूल पर मोल, यानी सोडियम क्लोराइड सॉलिड का 1 मोल जब बनता है गैसियस आइंस के मिलने से तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। इसको हम सोडियम क्लोराइड की लेटेस एनर्जी कहते हैं। इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं। ऑपोजिट कैसे,
कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड का 1 मोल है, 1 मोल को हमने तोड़ा, 1 मोल सोडियम गैसीय साइन बने पॉजिटिव, 1 मोल क्लोराइड नेगेटिव गैसीय साइन बने। इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी रिलीज होगी उतनी ही रिक्वायर्ड होगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा +787 किलो जूल पर मोल। तो दोनों तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं, किसी भी तरीके से आप डिफ़ाइन कर लो, लेकिन ये वैल्यू का ख्याल रखना है कि अगर आप फॉर्मेशन के लिहाज से एक्सप्लेन कर रहे हो नेगेटिव साइन आएगा, अगर सॉलिड को तोड़ने के लिहाज से एक्सप्लेन कर रहे हो तो फिर ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू सेम रहती है। इस तरीके से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of ionic solid is formed from its gaseous ions, यानी gaseous ions के कंबाइन होने से जब 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस आयंस, किसी भी आयनिक सॉलिड को उसके रिस्पेक्टिव गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम लेटेस्ट एनर्जी, दोनों तरीके से डिफाइन इसको किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, आयनिक सॉलिड्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब क्या होता है, लेटेस्ट कौन से आयंस बनाते हैं, पर यूनिट सेल कितने फार्मूला यूनिट्स मौजूद होते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, और लास्ट में लेटेस्ट एनर्जी को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा और कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी, लाइक भी कर दीजिए करिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।